हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों के आधार की। ठीक, तो वर्णों के आधार की बात करें तो घोषकत्व के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। घोषकत्व के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। घोषकत्व का मतलब क्या होता है? तो घोषकत्व का मतलब होता है कंपन। कंपन, तो हम इसे कह सकते हैं कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार हैं 2। कौन कौन से? एक होता है अघोष, अ माने नहीं, घोष मतलब कंपन। ठीक, तो अघोष का मतलब जिनमें कंपन ना हो। अघोष वर्ण क्या है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कंपन ना हो, वो क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो हमने 25 व्यंजन बताए थे आपको, स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक 5 वर्गों में विभाजित थे। तो वही प्रत्येक वर्ग यानी वे 5 जो वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण किस में आएगा? अघोष में आएगा। जिसमें ये लिखा है मैंने, क वर्ग का क और ख पहला दूसरा वर्ण प्लस ये हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी हमारे किस में आएंगे? अघोष वर्ण में आएंगे। ठीक, स स स ह, ये किस में आएंगे? अघोष में। बात करें घोष की, घोष क्या है? घोष या सघोष। घोष वर्ण वे होते हैं जिनको बोलने में कंपन हो। ठीक, ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कंपन होता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। जिनमें कौन कौन जिनमें आते हैं हमारे पहले और तीसरे। इसमें क्या आता है? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। ये प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग बताए थे, पहला और दूसरा इधर आ गया और इधर आ जाएंगे तीसरा, चौथा, 5वां। तो ये जो तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का किस में आएगा? सघोष वर्ण में आएगा। और क्या आएगा? हमारा हा, ये हमारा सघोष में आएगा। अंतस्थ व्यंजन सघोष में आएंगे और सभी स्वर किस में आएंगे? सघोष में। तो याद रखें, जो अंतस्थ व्यंजन है ये पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? किस में आते हैं? सघोष में। और घोषकत्व के आधार पर पूछेगा। ठीक है, और जो ऊष्म व्यंजन है वो घोषकत्व के आधार पर किस में आते हैं? तो किस में आएंगे? अघोष में। अब बात करेंगे हम प्राणत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार। बात करें प्राणत्व के आधार पर वर्ण, तो प्राणत्व के आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण। प्राणत्व का मतलब क्या होता है? प्राणत्व का मतलब होता है सांस या वायु। सांस या वायु। तो प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। तो अल्प प्राण कौन से? अल्प यानी कि कम, जिन वर्णों को बोलने में कम वायु का प्रयोग हो या कम सांस का प्रयोग हो, वो कौन से वर्ण कहलाएंगे? अल्प प्राण। जिनमें क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का वर्ग वही 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन वाले, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। और क्या आएगा इसमें? अंतस्थ व्यंजन यर लव, ये किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। ठीक, बात करें महाप्राण की। महाप्राण यानी अधिक वायु का प्रयोग हो। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग होता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। इसमें क्या है? महाप्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्मीय व्यंजन आते हैं स स स ह। ठीक, ऊष्मीय व्यंजन किस में आएंगे? महाप्राण में। प्रश्न बनता है कि बताइए महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो स स स ह और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। ठीक, और इसमें आएंगे अल्पप्राण में अंतस्थ व्यंजन और पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। एक और होता है अमानक वर्ण। अमानक वर्ण कौन से हैं? अमानक यानी कि जो मान्य नहीं है, जो वर्णमाला में, जो प्रचलित वर्णमाला है इसमें उनका स्थान ना हो, अमान्य हो। पहले कभी प्रयोग किए जाते होंगे लेकिन अभी वर्तमान में अपनी वर्णमाला में उनका कोई स्थान नहीं है, वो वर्ण क्या कहलाएंगे? अमानक वर्ण कहलाएंगे। ठीक, जैसे ये लिखा है झ, और जहाँ इस तरीके से पहले इस तरीके से लिखा जाता था, अब की जो वर्तमान की वर्णमाला है उसमें ये झा इस तरीके से लिखा जाता है। ये ला है, ये अणा है, ये ख है। तो ये कैसे वर्ण है?
ये अमानक है, अमानक वर्ण है क्योंकि इनको वर्णमाला में स्थान नहीं है। अब इनको बदल दिया गया और इनकी जगह पर ये वाला झा बन गया, ला की जगह पर ये, अणा की जगह पर ये वाला अणा, और खा पहले इस तरीके से लिखा जाता था। अभी तो ये ऐसा लग रहा है रव, जैसे रव लिखा, रा अलग हो वा अलग हो, पहले इस तरीके से लिखते थे। लेकिन अभी जो मानक वर्णमाला है, जो मानक वर्ण है वर्णमाला के, वो इस तरीके से है। ठीक, तो ये अमानक वर्ण हुए। अमानक वर्ण क्या होते हैं? जो वर्णमाला में मान्य ना हो उनको अमानक वर्ण कहते हैं। हमारे अल्पप्राण महाप्राण किसके? प्राणत्व के आधार पर वर्ण दो प्रकार के, अल्पप्राण महाप्राण। ठीक, अब बात करेंगे हम आगे द्वित्व वर्ण की। बात करूं द्वित्व वर्ण की, तो द्वित्व वर्ण क्या है? द्वित्व वर्ण वे हैं जब एक ही परिवार के वर्ण यानी एक जैसे वर्ण एक साथ आ जाएं। ठीक, तो जब एक ही, द्वित्व वर्ण की बात करें, जब एक ही परिवार के वर्ण एक साथ आए वे क्या कहलाएंगे? द्वित्व वर्ण कहलाएंगे। जैसे ल, ल, प, त, ज, इनकी बात करूं तो ल से बन सकता है दिल्ली, इसमें द्वित्व वर्ण यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बिल्ली, गिल्ली, लल्ला, मल्ला आदि ऐसी होंगी। पा की बात करें तो चप्पा, कटप्पा, चप्पल, छप्पर, ये बीच के जो भी हैं ये क्या है? द्वित्व वर्ण है। एक जैसे वर्ण एक साथ आ जाएं। ठीक, और मैं ता की बात करूं तो उत्तर, उत्तम, उत्तल, सत्तर, पत्तल आदि। ठीक है, इसी तरीके से आएंगे, कोई भी वर्ण हो सकता है। ज्या की बात करें तो सज्जा, लज्जा, सज्जन आदि ऐसे ही होंगे। ठीक, तो द्वित्व वर्ण क्या होते हैं ये समझ में आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। ठीक, अब बात करें हम संघर्षी वर्णों की। संघर्षी वर्ण क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है और उनका उच्चारण कैसा निकलता है? गर्म वायु के रूप में होता है। ठीक, तो वे कौन से वर्ण हैं? जो हमारे ये हैं, ये संघर्षी वर्ण हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्मीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको हम। सॉरी, व्यंजन तो हैं ये ऊष्मीय वर्ण भी है ये। ठीक, ऊष्मीय वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? संघर्षी वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण करके देखो, बोल के देखो तो कैसा लगेगा? गर्म वायु के साथ इनका उच्चारण होगा। ठीक, तो संघर्षी वर्ण हमारे स, 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 ह, इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करें लुंठित वर्ण की। लुंठित या प्रकंपित वर्ण, ये क्या है? हमारा रा है। प्रकंपित वर्ण हमारा रा है। क्यों? क्योंकि जब हम रा को बोलते हैं तो कंपन सा होता है। प्रकंपित यानी कंपन सा होता है, इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित क्या हो गया? हमारा रा हो गया। संघर्षी वर्ण हमारे ऊष्मीय व्यंजन, ये स, स, ह, यही संघर्षी और यही ऊष्मीय है। ठीक, और द्वित्व वर्ण में जब एक ही परिवार के एक साथ मिलते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह, ये आधा वर्ण और पूरा वर्ण एक साथ मिलेंगे तो ये होंगे हमारे द्वित्व वर्ण। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम बात करें अन्य वर्णों की। तो अन्य वर्ण में क्या है? हमारा जो पार्श्विक वर्ण है वो क्या है? ला। ला हमारा पार्श्विक वर्ण कहलाएगा। ठीक, अर्धस्वर, अर्धस्वर हमारे दो होते हैं, या और वा। क्यों? क्योंकि ये स्वरों के माध्यम से, स्वर से मिलके बने हैं। ठीक, अर्धस्वर कैसे? जो या है हमारा, ये ई और अ, ई य हो गया, ऊ धन अ, उ वा यानी वा हो गया। तो ऐसे ये स्वरों के मेल से बने हैं, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या और वा। आगत वर्णों की बात करें, आगत वर्ण क्या है? अरबी फारसी ध्वनियाँ जो हिंदी में आ गई हैं। ठीक, जैसे जो का है, का के नीचे जो नुक्ता लगा है, इससे पता चलता है कि ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी विदेशी ध्वनियाँ हैं ये। ठीक, ये नुक्ता से ही पता चल जाता है कि ये विदेशी ध्वनियाँ हैं। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ में मैंने तारीख लिखा है, तो तारीख वर्ड है, ये किस भाषा का वर्ड है? ये फारसी का है। और इसी तरीके से जो हम तारीख लिखेंगे तो यहाँ पे अगर नुक्ता नहीं है तो ये हिंदी में लिखा जाएगा, अगर नुक्ता लगा है तो ये फारसी में होगा। ठीक, तो अर्धस्वर हमारे या और वा, इनको जरूर याद रखना, और ये पार्श्विक वर्ण याद रखना। ठीक, और ये तो खैर याद हो ही जाते हैं, नुक्ता से पता चल जाता है। अब बात करें आगे की। अगर बात करें संयुक्त व्यंजनों की, तो संयुक्त व्यंजनों का हिंदी शब्द के अनुसार क्रम क्या है? जो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं हमारे। पहला है हमारा छ, और दूसरा है, इसे हम छ यानी श, त्र, ज्ञ और
स्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जो ख है ये किससे बना है, क और स से बना है। तो इसका क्रम कब आएगा, छ का क्रम आएगा क के तुरंत बाद। ठीक, त्र का क्रम आएगा किसके अनुसार, हिंदी शब्द के अनुसार इनका क्रम है। त्र का आएगा त के तुरंत बाद। ज का जो ज्ञा है इसका जा के बाद आएगा। और स्र का क्रम आएगा श के बाद, क्योंकि इसका जो संयोग है जिनसे ये मिलके बने हैं, श और र के योग से बने, तो पहले ये वर्ण आएंगे, इनके बाद इनका क्रम आएगा, ये वाले वर्ण है। ठीक, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, इसी तरीके से ये आएंगे। ठीक, तो ये रहे संयुक्त व्यंजनों का हिंदी शब्द के अनुसार क्रम। इनका ये क्रम है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये है हमारे, ये रही आज की हमारी क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।